Hello students, today's we'll discuss about a topic concept of limiting factor सीमाकारी कारकों की अवधारणा। पिछली वीडियो में आपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सामान्य जानकारी के बारे में देखा। इसके अलावा आपने पिछली वीडियो में ही सीमाकारी कारकों की अवधारणा लिविंग द्वारा जो बताई गई थी उसके बारे में जाना। उनके अनुसार आपने सीमाकारी कारकों को पहचाना कि किसे कहते हैं, सीमाकारी कारक होते क्या हैं। आज हम जो सीमाकारी कारकों को समझाने के लिए सर्वप्रथम लिविंग द्वारा नियम प्रस्तुत किया गया था, उसे लिविंग का नियम कहा। उसमें लिविंग ने सीमाकारी कारकों के रूप में पोषक तत्वों को माना, अर्थात जो पोषक तत्व एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से यदि कम उपस्थित हों तो वो सीमाकारी कारक बन जाते हैं। उसी में आगे कुछ संशोधन किए गए। अब वो संशोधन जो है सजीवों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, आवश्यक कारक होते हैं, उनको लेकर के आगे चल के लिविंग के नियम में बहुत सारे संशोधन किए गए। उसमें जो लिविंग का नियम था उसमें पहला संशोधन जो था वो ब्लैकमैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्लैकमैन के द्वारा किया गया। तो जो लिविंग का नियम था पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। उसी नियम में ब्लैकमैन ने संशोधन कर पोषक तत्वों के साथ साथ वातावरणीय कारकों जैसे तापमान, आर्द्रता, नमी, जल की मात्रा, O2 की मात्रा, CO2 की मात्रा आदि कारकों को भी सीमाकारी कारक के रूप में बताया। तो इसी क्रम में सीमाकारी कारकों की अवधारणा के रूप में हमारा जो आज का टॉपिक है लिविंग ब्लैकमैन का नियम। लिविंग ब्लैकमैन का नियम, ठीक है। क्या होता है लिविंग ब्लैकमैन का नियम? तो जो लिविंग का नियम था, लिविंग के नियम में ब्लैकमैन ने पोषक तत्वों के साथ साथ वातावरणीय कारकों को शामिल कर इस नियम में कुछ संशोधन किया, जिसे क्या कहते हैं? लिविंग ब्लैकमैन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिविंग के नियम में कुछ संशोधन ब्लैकमैन द्वारा किए गए, जिसे लिविंग ब्लैकमैन का नियम कहते हैं, ठीक है। अब लिविंग ब्लैकमैन ने इसमें वातावरणीय कारकों जैसे वातावरणीय कारक जैसे क्या क्या शामिल किया? तापमान, आर्द्रता, इसके अलावा प्रकाश की मात्रा, ठीक है, O2 की मात्रा आदि को शामिल किया।
लिविंग के नियम में ब्लैकमैन ने वातावरणीय कारकों को शामिल किया, जिसे लिविंग ब्लैकमैन का नियम कहते हैं। ठीक है, लिविंग जो ब्लैकमैन था, ब्लैकमैन ने मुख्य रूप से जो है सीमाकारी कारक के रूप में मुख्य रूप से 5 तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। वो 5 तत्व थे। एक तो था O2 की मात्रा, दूसरा था CO2 की मात्रा, ठीक है, तीसरा था प्रकाश की तीव्रता, तीसरा था तापमान, और 5वां था क्लोरोफिल की मात्रा। 5वां क्या था? क्लोरोफिल की मात्रा। ये 5 कारकों को ब्लैकमैन ने महत्वपूर्ण माना और इन 5 कारकों को लेकर के जो है एक नया नियम प्रस्तुत किया, जिसे लिविंग ब्लैकमैन का नियम कहते हैं। इनके अनुसार, लिविंग ब्लैकमैन के अनुसार, जब हम पौधे की वृद्धि को देखते हैं तो वो इन कारकों से किस प्रकार प्रभावित होती है, जैसे हम इस वक्र के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग ब्लैकमैन ने बताया था कि ये जो एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इस पर तो पीएस की दर को रखा गया, यानी इन्होंने ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की दर का अध्ययन किया। पौधों में जो वृद्धि होती है वो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है इन 5 कारकों से प्रभावित होता है। और एक्स अक्ष पर लिया प्रकाश की तीव्रता, एक्स अक्ष पर क्या लिया? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, प्रकाश की तीव्रता 0 है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी होगी? 0 होगी। परंतु जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाती है तो उसी के अनुसार फोटोसिंथेसिस की दर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, परंतु एक निश्चित मान के पश्चात वो क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। क्या जाती है? स्थिर हो जाती है। अर्थात कि जब इस प्रकाश की तीव्रता की मान 0 थी, यानी कि बहुत कम थी, तब तो प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी थी? नगण्य थी, 0 थी, है ना। जब उसको बढ़ाया गया तो बढ़ाने के पश्चात एक निश्चित समय तक, यानी 1 2 3 तक तो क्या हुई? प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी, परंतु उसके पश्चात वो क्या हो गई? बढ़ने के बजाय क्या हो गई? स्थिर हो गई, नियत हो जाती है, अर्थात उसके पश्चात नहीं बढ़ती है। तो इससे क्या अर्थ निकाला जा सकता है कि जब ये जो वातावरणीय कारक हैं, अर्थात सीमाकारी कारक हैं, जिनकी एक निश्चित न्यूनतम मात्रा से कम उपस्थिति होती है, जो वातावरणीय कारक हैं, उन वातावरणीय कारकों की निश्चित मात्रा से कम उपस्थिति है तो वो क्या बन जाते हैं? सीमाकारी कारक बन जाते हैं। और जब निश्चित मात्रा से अधिक उपस्थिति होती है तो वो सीमाकारी कारक नहीं रहते हैं। अब इसके पश्चात यदि बढ़ाया जा रहा है तो वो सीमाकारी कारक नहीं कहलाता है, अर्थात उसकी वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है, वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता था। इसी तरह से इन्होंने CO2 की मात्रा को लेकर एग्जाम्पल द्वारा समझाया कि ये जो है फोटोसिंथेसिस की रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इधर CO2 की मात्रा ले ली। ठीक है, तो प्रारंभ में CO2 की मात्रा होती है तो फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? नगण्य होती है। लेकिन जब इसकी फोटोसिंथेसिस की मात्रा 0.001% होती है तो निश्चित समय तक फोटोसिंथेसिस की दर क्या होती बढ़ती है। उसके पश्चात इसकी मात्रा को और बढ़ाते हैं तो कितनी हो जाती है? यदि इसकी मात्रा 0.01 रह गई तो इसकी मात्रा थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण और बढ़ी, और जब इसकी CO2 की मात्रा को और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाती है? 0.11 कर देते हैं तो निश्चित समय तक तो फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ती है, परंतु उसके पश्चात जो पौधों की वृद्धि होती है वो स्थिर रहती है, उसके पश्चात नहीं बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से लिविंग ब्लैकमैन का नियम कहते हैं।
ठीक है, ये तो था लिविंग ब्रैकेट का नियम। अब लिविंग ब्रैकेट मैंने क्या बता दिया कि जो सीमाकारी कारक हैं वो सीमाकारी कारक अर्थात जो सजीव है या पौधे हैं उन पौधों की वृद्धि जो है सीमाकारी कारक द्वारा प्रभावित होती है ना। और यदि उनकी आवश्यकता से न्यूनतम मात्रा से अधिक मात्रा होती है तो वो सीमाकारी कारक नहीं रहते हैं, और न्यूनतम मात्रा से कम होते हैं तो सीमाकारी कारक कहलाते हैं। तो इस लिविंग ब्रैकेट के नियम में कुछ अपवाद सामने आए, तो अब हमें इसके देखने हैं कि अपवाद क्या अपवाद सामने आए वो चीज देखनी है हमें। तो अपवाद सामने देखने को मिला कि हम जानते हैं कि जैसे कुछ मॉलस्क जंतु होते हैं, जलीय जंतु हैं, उनका जलीय आवास में पाया जाता है मॉलस्क जंतु। और कैसे जलीय आवास में पाए जाते हैं, जहां पर चूने की रिक्ता होती है, यानी कि जिसमें कैल्शियम की रिक्ता होती है, और उनके शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कैल्शियम का बना कठोर कवच पाया जाता है। तो ऐसे ही जलीय आवास में पाए जाते हैं जहां पर कैल्शियम की रिक्ता हो। परंतु यदि मोलस्क जो जंतु हैं उन मोलस्क जंतुओं के जो एक्वेटिक हैबिटेट है, जलीय आवास है, उस जलीय आवास में यदि कैल्शियम की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो गई तो कैल्शियम का कवच नहीं बनेगा, अर्थात वो जीव क्या हो सकते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस जलीय आवास में क्या पाया जाता है, स्ट्रोंशियम और पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्ट्रोंशियम और पाया जाता है। तो इस कैल्शियम का स्थान क्या ले लेता है, स्ट्रोंशियम ले लेता है। तो अर्थात इसका स्थान इसने ले लिया, यानी कि इस कारक से इस कारक का विरुद्ध कौन सा कारक प्रभावित होगा, स्ट्रोंशियम प्रभावित हो गया। ये एक सामने आता है उदाहरण बाद के रूप में। अगर ऐसा होता तो उसकी मोलस्क जंतुओं की वृद्धि रुक जानी चाहिए थी, परंतु वृद्धि नाम को रुक करके वो सामान्य वृद्धि करते हैं और कवच किस प्रकार बन जाता है, स्ट्रोंशियम का कवच बन जाता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जिंक की वृद्धि की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक हो, प्रकाश की तीव्रता अधिक हो, ठीक है, तो उसके लिए जिंक क्या होती है, अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। परंतु पहले ही जिंक की मात्रा कैसी है, कम है। सपोज कीजिए किसी खेत में जिंक की मात्रा कम है और वहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक है, तो क्या हुआ, वहां फसल की वृद्धि नहीं होती है। तो इसके स्थान पर उस फसल को कहां पर रोक दिया जाए, छायादार जगह पर जोड़ दिया जाए, तो वहां पर किसकी कमी होती है, जिंक की कम आवश्यकता होती है और वहां पर फसल तीव्रता से वृद्धि कर देती है। इस तरह से दो कारकों का संबंध हुआ, जिंक और प्रकाश की तीव्रता में। इसी तरह से यहाँ कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में संबंध था। तो ये दोनों उदाहरण जो है अपवाद स्वरूप सामने आते हैं, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, लिविंग ब्रैकेट के नियम का अपवाद कहलाते हैं। और दोनों उदाहरणों में जो है दो कारक आपस में क्रिया करते हैं। इस कारण से इस जो दो उदाहरण हैं उन दोनों धारकों को, उपयुक्त दोनों धारकों को समग्र रूप से क्या कह सकते हैं, कारक अंतःक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कारक अंतःक्रिया भी कहते हैं। तो कारक अंतःक्रिया के नाम से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कारक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, कि कारक अंतःक्रिया किसे कहते हैं, कि जब कोई आवास में एक सीमाकारी कारक दूसरे सीमाकारी कारक का स्थान ले लेते हैं, अर्थात आपस में अंतर संबंधित हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है, कारक अंतःक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से यह लिविंग ब्रैकेट के नियम का अपवाद अर्थात कारक अंतःक्रिया कहलाती है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है लिविंग ब्रैकेट का नियम और इसके अपवाद अर्थात कारक अंतःक्रिया समझ में आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।